everyone, I am Rashmi Mukna. I welcome you to Maths Easy. पिछले वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसमुच्चय या फिर सबसेट क्या होता है। अब मैं आपके सामने दो सेट्स के एग्जाम्पल देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। आपकी क्लास के बच्चों का सेट जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को अगर मैं नाम लिख दूं तो उनका सेट और आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सेट, इन दोनों में आपको क्या रिलेशन नजर आ रहा है। देखो, अगर ध्यान से सोचो तो जो भी आपके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपके स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, यानी कि वो एक बड़ा समुच्चय है, ये एक छोटा समुच्चय है। वो एक बड़ा सेट है और ये एक छोटा सेट है जो कि सेट उसके अंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास अगर इस तरीके से दो सेट हैं कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, तो पहले वाले सेट को हम कहते हैं कि वो दूसरे वाले सेट का उपसमुच्चय या फिर सबसेट है। जैसे कि एक और मैथमेटिकल एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर सपोज मेरे पास सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। सिंपल एग्जांपल मैंने ले लिया। एक सेट बी है मेरे पास जिसमें हमारे पास है 2 3 4। अब अगर हम इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखें तो सेट बी के अंदर 2 है जो कि यहाँ प्रेजेंट है, सेट बी के अंदर 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, यानी कि ये पूरे सेट के अंदर जितने भी अवयव या फिर एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट ए के अंदर भी हैं। तो हम कहेंगे B जो है A का उपसमुच्चय है या फिर B A का जो है सबसेट है। B A का आपका सबसेट है, राइट। यहां से डेफिनेशन हमारे सामने ये आती है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन द सेट B, then A is a subset of B। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, किसी सेट A के हर एक अवयव अगर B के अंदर मौजूद हैं तो A हमारा B का उपसमुच्चय है। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम इसको दिखाते कैसे। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे B हमारा A का उपसमुच्चय आ रहा है, तो हम इसको लिखते कैसे वो हम समझ लेते हैं। इसको शॉर्ट में मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, B इज सबसेट ऑफ A। ये जो साइन है ये सबसेट का या फिर उपसमुच्चय का है। हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि बी ए का उपसमुच्चय, हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसे, बी ये लेटा हुआ यू टाइप का सिंबल है, इसको बनाएंगे ए, इसका मतलब है बी ए का सबसेट है। जो छोटा सेट होता है उसे हम सबसेट कहते हैं, जो बड़ा सेट होता है उसे हम कहते हैं सुपर सेट, जो कि इस सबसेट को लिए हुए है अपने अंदर, सुपर सेट या फिर अधिसमुच्चय, राइट। तो ये हमारा सिंबल है इसका। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे वास्तविक संख्याएं हमारी, हमें पता है कि हमारी जो संख्या रेखा है उसके ऊपर सारी वास्तविक संख्याएं हमारे पास है। अगर मैं इसके उपसमुच्चय आपसे पूछूं, सबसेट्स आपसे पूछूं, तो आप क्या कुछ सबसेट्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे। तो जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, आपके रेशनल नंबर्स हो गए, है ना। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सब सारे के सारे आपके वास्तविक संख्याओं के ही उपसमुच्चय हैं, क्योंकि जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्या है वो वास्तविक संख्या तो है ही है, जितने भी आपके पूर्णांक है वो भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी आपकी परिमेय संख्या है वो भी एक वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर हम देखें एन जेड क्यू, ये सारे के सारे सबसेट हैं वास्तविक संख्याएं आर के। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सबसेट या फिर उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय एक तरह से देखा जाए तो एक बड़े समुच्चय का छोटा सा हिस्सा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर ये एक सेट, अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में हम इसे देखें तो ये अगर हमारे पास एक कोई सेट है तो उसके अंदर एक दूसरा जो सेट कहलाता है वही उसका सबसेट है। तो ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके पास आता है, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर या फिर अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। अब इंटरवल की बात हो रही है, अंतराल की बात हो रही है, जो कि वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, या फिर इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल अंतराल एज सबसेट
ऑफ आ। अंतराल वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में। अब अगर हम वास्तविक संख्या का अपना रेखा देखें तो ये हमारे पास रेखा है वास्तविक संख्या, जिसमें यहाँ 0 होता है, इधर जो है हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती है। अगर हम कोई भी दो वास्तविक संख्या ए और बी ले लेते हैं, इनकी बात हम करते हैं। अब मैं पूछती हूँ, कोई भी ए भी कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी जो हमारे पास वास्तविक संख्या है या फिर आपके जो रियल नंबर्स है वो मैंने ले लिए। अब मैं अगर पूछूं ए और बी के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, तो इसमें ए और बी के बीच में हमारे असंख्य संख्याएं हैं, इन्फिनिट नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर हम सेट के फॉर्म में ये सारे नंबर्स लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? इसे हम एक अंतराल के रूप में इंटरवल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो उस इंटरवल को फॉर्म में, जैसे हमें मालूम है कि किसी भी सेट को लिखने के हमारे पास दो तरीके थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप। तो हम दोनों रूपों में देख लेते हैं कि अगर ए और बी के बीच के सारे नंबर्स मुझे एक समुच्चय के रूप में लिखने हैं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। पहला था रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप में मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखो, इसको लिखने के तरीका क्या होगा, ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा, ऐसा ए कॉमा बी। अब इसका मीनिंग क्या है ये हम समझ लेते हैं। इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल या फिर बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल या फिर बंद अंतराल। अब इस बंद अंतराल का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ए से लेकर बी तक जितनी भी हमारी रियल नंबर्स आएंगे, वास्तविक संख्या आएंगी, उन सभी को लेना है, जिसमें ए और बी भी इंक्लूडेड होंगी, यानी कि ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। अगर हम ए और बी दोनों को ले रहे हैं तो इसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल या फिर बंद अंतराल। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे ब्रैकेट बना दूं ए कॉमा बी, यही ब्रैकेट अब मैंने ऐसे राउंड बना दिए। राउंड भी बना सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका ये है, या फिर उल्टे बना दीजिए आप ये ब्रैकेट ए कॉमा बी, ये दोनों ही तरीके सही है। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल या फिर खुला अंतराल। अब खुला अंतराल से आप क्या समझते हैं? जैसे खुले से या ओपन से नाम समझ में आ रहा है, खुला है, ऊपर की बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज नहीं है मतलब इसमें सारे नंबर्स तो आएंगे ए से लेकर बी तक, लेकिन ए और बी नहीं आएगा। ए और बी को आपने छोड़ देना है। अगर ए और बी को छोड़ के उनके बीच के सारे नंबर आ रहे हैं तो आप उसे कहते हैं ओपन इंटरवल या फिर खुला अंतराल। लेकिन ए और बी को भी अगर आप ले रहे हैं तो उसे कहते हैं क्लोज इंटरवल या फिर बंद अंतराल। ये तो था इसका रोस्टर फॉर्म, जो कि हम सेपरेटेड विद द कॉमास लिखते थे। लेकिन देखो, आपने देखा होगा कि पहले जब हमने पिछले एक्सरसाइज में जब सेट्स लिखे थे तो हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया था। लेकिन ये मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है। अगर इंटरवल क्लोज होगा तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और इंटरवल अगर ओपन होगा तो आप इस तरीके का राउंड ब्रैकेट लगा सकते हैं, या फिर ये उल्टे स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। इस ब्रैकेट को आपको नहीं लगाना है जब आप इंटरवल के फॉर्म में या फिर अंतराल के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि हम ए को इंक्लूड करना चाहें लेकिन बी को ना करना चाहें, यानी कि सेमी ओपन, आधा खुला आधा बंद भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मतलब ए इंक्लूड नहीं है लेकिन बी इंक्लूड है, यानी कि ए से लेकर बी तक सारे नंबर आएंगे, बी भी आएगा लेकिन ए नहीं आएगा। और हम इसको ऐसा भी हो सकता है कि हम ए को लेना चाहें और बी को ना लेना चाहें, यानी कि ए आएगा और बी नहीं आएगा, और ए से लेकर बी तक के बीच के सारे नंबर्स जो होंगे वो हमारे आएंगे। इसको जैसे मैंने बताया, इसकी जगह ऐसा ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। ये तो हमने रोस्टर फॉर्म या फिर सारणीबद्ध रूप में लिख लिया है, लेकिन अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। इसी के सामने मैं लिख देती हूँ, ये आप समझ चुके हैं कि क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल क्या होता है। इसी के सामने देखो अब इसको कैसे लिखना है। अगर इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, तब मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करूंगी। मैं कहूंगी सेट ए इस प्रकार से है कि x such that x is x ग्रेटर इक्वल टू a एंड लेस इक्वल टू, या तो आप इसको इस भी लिखने की जरूरत नहीं, कॉमा लगाइए, x इज ग्रेटर इक्वल टू a एंड लेस इक्वल टू b, यानी कि a और b को लेते हुए, क्योंकि इक्वल टू का साइन लग गया ना यहाँ पे, a और b भी होगा और a से बड़ा होगा और b से छोटा, सारे के सारे नंबर आपके आ जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको कैसे लिख सकते हैं
इसमें आप ऐसे भी लिखेंगे, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे कि x ग्रेटर देन a है, लेस देन b है। यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन मैंने नहीं लगाया है, इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि a और b मुझे नहीं लेना है। इसको मैं कैसे लिखूंगी, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। इक्वल टू यहाँ लगा दिए क्योंकि b मुझे इंक्लूड करना है, और यहाँ पे इस तरीके से ही आप समझ गए होंगे कि इसको मैं ऐसे लिखूंगी सच दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू a एंड लेस देन b। अब मैंने इक्वल टू यहाँ लगा दिया क्योंकि a मुझे इंक्लूड करना है और b मुझे इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हमने सीखा कि इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर हमें कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट में और क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हमने सबसेट का साइन सीखा यहाँ पे, तो एक सेट लेके हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसके सबसेट हो सकते हैं। फिर से मैंने एक सेट, सिंपल सेट ले लिया 1, 2 एंड 3। अब अगर मुझे किसी एक अवयव की बात करनी है इसी सेट के लिए, तो मैं कैसे लिखती हूँ उसे, 1 बिलोंग्स टू, यानी कि अवयव के लिए या फिर एलिमेंट के लिए इस बिलोंग्स टू साइन का यूज हुआ है, जो कि हमने पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। इसका अर्थ ये है कि ये एक इसका अवयव है जो कि ए के अंदर मौजूद है। लेकिन अब अगर मैं इसी ए को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, इसको मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख दूं, अब ये एक अवयव ना होके इसका एक सबसेट हो गया है, क्योंकि ये ब्रैकेट जैसे ही बन जाते हैं ये सेट बन जाता है आपका, और इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आता है जो कि 1 है। तो इस केस में अब ये सबसेट होगा ए का। क्लियर है? अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले रही हूं, एलिमेंट के लिए ये वाले साइन का यूज होता है, जब एक सबसेट होता है तो उसके लिए इसका यूज होता है। अब हम देख लेते हैं कि इस एक कोई भी सेट के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी सेट के लिए 2 उपसमुच्चय तो हमेशा ही होते हैं। वो कौन से, एक 5 जो हमने शून्य समुच्चय की बात की थी, 5, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं, 5 यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो हर किसी का उपसमुच्चय होगा या सबसेट होगा। और एक वो सेट खुद, क्योंकि इस सेट के अगर मैं एलिमेंट देखूं तो ये भी तो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो 2 उपसमुच्चय तो हमेशा ही किसी भी सेट के होते हैं, एक आपका नल सेट और एक वो सेट खुद ही। तो ये दोनों हमेशा ही किसी भी सेट के उपसमुच्चय होंगे ही होंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होगी। साइन बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा कि एलिमेंट के लिए हम बिलोंग्स टू यूज करते हैं, सेट के लिए हम इस तरीके के साइन का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हम बात करने वाले हैं वो घात समुच्चय या फिर पावर सेट की करने वाले हैं। वो इसी चीज को देखते हुए हम कर लेते हैं, इसी सेट से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पावर सेट या फिर घात समुच्चय। अब देखो क्या होता है घात समुच्चय, पावर सेट, इसको हम ध्यान से देखेंगे। किसी भी सेट के लिए पावर सेट पहले दिखाते कैसे वो देख लेते हैं। अगर इसी सेट ए की, किसी भी सेट ए की मैं बात करूं तो पावर सेट को दिखाने का तरीका होता है PA। P स्टैंड्स फॉर पावर, A मतलब हम A के पावर सेट को लिखने वाले हैं यहाँ पे। अब इसको पावर सेट में होता क्या है, पावर सेट में हम करते क्या है, कोई भी सेट जिसकी हम बात कर रहे हैं हम देख लेते हैं इसके कितने उपसमुच्चय हमारे पास आ सकते हैं। जितने भी उपसमुच्चय हमारे पास आ सकते हैं हम उनका एक समुच्चय बना देते हैं। जितने भी हमारे पास सबसेट आ सकते हैं हम उन सबका यहाँ पे एक सेट बना देते हैं, उसी सेट को हम पावर सेट या फिर घात समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर इसी को हम देखें, देखो इसमें हमारे क्या क्या आ सकते हैं सेट्स, इसका सेट क्या क्या हो सकता है। एक तो 5 और A तो मैंने बताया होता ही होता है। अब क्या क्या हो सकता है, एक भी आ सकता है आपका, यानी कि 1, 2, 3, ये इसके सारे सबसेट हो सकते हैं ना। ये इसका सबसेट होगा क्योंकि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है 1, वो यहाँ प्रेजेंट है। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 2, वो यहाँ प्रेजेंट है। इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 3, वो यहाँ प्रेजेंट है। या फिर आपके पास क्या हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 2 को ले लीजिए आप। फिर क्या हो सकता है, 2, 3 हो सकता है, और आपका 1, 3 भी हो सकता है। इसके अलावा सोचो कुछ और हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 में अगर हम लेंगे तो हम ऑलरेडी A ले चुके हैं। तो ये जितने भी इसके उपसमुच्चय आप लिख सकते हैं, जितने भी इसके आप सबसेट लिख सकते हैं, अगर उन सबका भी हम एक सेट बना के लिख दें, वही हमारा पावर सेट या फिर घात समुच्चय। जैसे इसको मैं एक ब्रैकेट बनाऊं और ये सारे के सारे जो उपसमुच्चय हैं ये इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दूं मैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे।
इस तरीके से एक सेट के फॉर्म में इनको लिख दिया सबके सबको। तो ये जो मेरे पास सेट नया बन के आया है इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। यानी कि पावर सेट में कितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, ठीक है। और पावर सेट में हमेशा एलिमेंट जो होते हैं कितने आएंगे ये हम एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। किसी भी पावर सेट में एलिमेंट्स हमेशा 2 की पावर n के रूप में निकाले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे n मतलब है कि जो a सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है, इस पे कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो देखो 8 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। जितने भी एलिमेंट्स आपके, जितने भी अवयव आपके किसी सेट के अंदर होते हैं उसके पावर सेट में हमारे पास 2 की पावर 3 एलिमेंट्स होंगे। और एक चीज और क्लियर हो रही है कि इसका मतलब 8 ही इसके उपसमुच्चय भी हो सकते हैं, सबसेट भी हो सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ से समझ में आ रही है हमें कि किसी भी सेट के अगर हमें सारे के सारे सबसेट देखने की कितने इसके सबसेट हो सकते हैं तो वो हमें 2 की पावर जितने उसके अंदर एलिमेंट्स है उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि पावर सेट या फिर घात समुच्चय क्या होता है। अब एक लास्ट इसका टॉपिक है जो है यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्स ही इसमें समा रखा है, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो देखो सार्वत्रिक समुच्चय, देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपके स्कूल में फुटबॉल मैच होने वाला है तो क्लास 11 के कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया है, क्लास 10 के कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया है, कुछ 9th के बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। अब ये अलग अलग सेट्स मेरे सामने आ गए हैं। अब इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आपके स्कूल के बच्चों का सेट। यूनिवर्स मतलब जिसके जिन भी सेट्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे सेट जिसके अंदर समाहित है, जिसके अंदर है, वही सेट हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। जैसे अगर आपके सपोज डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन होने वाला है, डांस कंपटीशन हम ले लेते हैं, तो आपके स्कूल से भी बच्चे जाएंगे, दूसरे स्कूल से भी बच्चे जाएंगे, तीसरे स्कूल से भी बच्चे जाएंगे। तो इस केस में ये अलग अलग सेट हो गए ना, अलग अलग स्कूलों के बच्चे। तो इस केस में जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट के सारे पढ़ने वाले बच्चों का सेट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, यूनिवर्सल सेट इस पे डिपेंड करता है कि आप जिन सेट्स की बात कर रहे हो वो कौन से सेट्स हैं, ओके। या आप ही की क्लास के अंदर अगर कंपटीशन होना है, हमने ग्रुप्स बना दिए A B C, हमने सब बच्चों को बांट दिया है कि एक फर्स्ट बेंच पे बैठने में जो फर्स्ट रो में बैठ रहे हैं वो एक ग्रुप में, सेकंड रो में एक ग्रुप में, थर्ड रो में एक ग्रुप में, फोर्थ रो में एक ग्रुप में। अब हमारा जो यूनिवर्स है वो सिर्फ आपकी क्लास ही है, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट आपकी क्लास के बच्चों का सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन भी सेट्स को आप स्टडी कर रहे हैं या समझ रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे जिसके अंदर मौजूद हैं वही आपका यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब इन्हीं के बेसिस पे जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको यही बताना है, इसमें कुछ आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 7 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि वहां पे आपको ये साइन दिए गए हैं सबसेट का और नॉट। अगर हम इसको काट दें तो नॉट अ सबसेट, ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। इन दोनों में से एक आपको वहां पे फिक्स करना है। जैसे पहला वाला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, एक दो इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला है 2 3 4, ये इसने बनाया, यहाँ पे एक ब्लैंक इसने दिया है जिसमें आपको ये दोनों में से एक साइन फिट करना है। 2 3 4 5, ये 2 सेट्स दिए गए हैं। बस आपको देखना ये है कि इस साइड जो सेट लिखा होगा उसके सारे के सारे अवयव या फिर एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आप ये वाला साइन लगाओगे, नहीं प्रेजेंट है तो आप ये वाला साइन लगाओगे। अब देख लेते हैं 2 यहाँ है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 4 यहाँ है, यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है इसका सबसेट है, तो साइन आएगा ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल, इसका 4th एग्जाम्पल मैं देख लेती हूँ। 4th एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। x जो है आपके सारे के सारे वृत्त हैं एक प्लेन के ऊपर। दूसरा कह रहा है x इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। दूसरा कह रहा है कि x जो है वो भी वृत्त है लेकिन उनकी जो त्रिज्या है वो 1 यूनिट है। तो क्या बताओ ये सबसेट होगा या नहीं होगा?
ये कहाँ से सबसेट हो जाएगा, ये तो उल्टा हो रहा है, बल्कि ये सारे के सारे सर्कल इस तरफ आ रहे हैं और जिनका त्रिज्या यूनिट है वो इस तरफ आ रहा है, तो ये तो उल्टा हो गया। अगर ये इधर दिया होता, ये इधर दिया होता, तब तो उपसमुच्चय होता, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे जो वृत्त हैं जो इसके ऊपर हम बना सकते हैं वो आ गए, और इस तरफ खाली वही वृत्त आ रहे हैं जिनकी की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, वही सर्कल्स आ रहे हैं जिनकी की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, इस तरीके से साइन आपका आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसके 7 पार्ट्स जो हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाओ सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि इसको सत्य असत्य बताना है, आपको दिया गया है कि ये सत्य है या असत्य है, तो इसके भी हम 1-2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स आपको बताने के दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैसे पहला वाला एक सिंपल सा ये दे रखा है इसमें कि ए बी आपको दिया है और ये कह रहा है सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए। तो अब हम देख लेते हैं सबसेट है या नहीं है। ए यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी है, बी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी है, तो उसके हिसाब से तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है, सबसेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसने ये काट दिया इसको ये तो कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है या फिर फॉल्स है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं। सेकंड में ये कह रहा है ए कॉमा ई सबसेट है किसका, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो एक्स के आपके ए ई वोवल है, बिल्कुल है, तो ए ई वैसे हमारे वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई उसी का पार्ट है, इसका मतलब ये सबसेट है, तो सेकंड पार्ट इसका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, अब थर्ड पार्ट आप इसका देख लीजिए। थर्ड पार्ट पे क्या दिया गया है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। अब इसको हम देख लेते हैं, 1 इसके अंदर है, 2 यहाँ है, नहीं है, तो इसका मतलब सबसेट तो है ही नहीं, तो सबसेट नहीं है तो ये फॉल्स हो गया या फिर असत्य हो गया, तो ये आपका गलत है। इसी तरीके से आप बचे हुए पार्ट्स पे इसके कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 1-2 चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, तो आप सारे पार्ट्स इजीली कर सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट इसने हमें दिया है ए, जिसमें इसने हमें एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 5। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे सेट के अंदर सेट दिखाया गया है। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 एक इसका अवयव है, 2 भी इसका अवयव है, एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे 3 और 4 इसके एलिमेंट नहीं है, ये कंप्लीट एज ए एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एज ए एलिमेंट है, इसको एक सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाएगा। इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 3 इसका अवयव है या 4 इसका अवयव है, ये पूरा का पूरा सिंगल यूनिट आप लेके चलेंगे, ये पूरा का पूरा एक अवयव है, यानी कि अगर आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 4 सबसेट नहीं लिखेंगे, आप इसको ये वाला साइन यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये एज अ सिंगल यूनिट आप कंसिडर करेंगे इसमें। अब इसके बेसिस पे आप इजीली क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं। जैसे पहला ही पार्ट आपका इसका क्लियर हो जाएगा। पहले पार्ट में ये कह रहा है आपको ये बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहले ही पार्ट में ये कह रहा है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो गलत है क्योंकि ये सबसेट नहीं है, इसका ये एलिमेंट है, तो ये असत्य है या फिर फॉल्स है। ऐसे सेकंड पार्ट में इसने दे दिया है आपको कि 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, तो देख लिया आपने कि ये तो सही है, तो ये ट्रू है। बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप मेरे हिसाब से इसको कर सकते हैं। इस थर्ड पार्ट में देख लो थोड़ा सा, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, अब इसने ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा है इसने। अगर हम ऐसा लिखेंगे 3 4 एलिमेंट एज एलिमेंट किया इसने और फिर से बाहर से ब्रैकेट लगा दी, तो यानी कि ये सिंगल एलिमेंट इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो अब ये सेट बन चुका है। अब ये जो एक एलिमेंट है ये तो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो अब इस केस में ये सबसेट होगा, राइट, क्योंकि इसके बाहर से भी ब्रैकेट लग चुकी है, ये एज ए एलिमेंट इसके अंदर आ चुका है। जैसे कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको कि 2 जो है इसका सबसेट है, ऐसे इस एक एलिमेंट को जो कि ब्रैकेट के अंदर था उसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है, राइट। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट होगा, 1 बिलोंग्स टू ए करेक्ट होगा, लेकिन 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब भी हम सबसेट की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए जो कि नहीं है यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से आप बचे हुए पार्ट भी इसके कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसेट लिखने का तरीका मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन में हमने पावर सेट में डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सारे के सारे सबसेट कैसे लिखे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे एक सिंपल आपको इसमें दिया है, एक तो सेट सिंगल्स अगर है सेट के अंदर, तो मैंने क्या कहा था कि 5 और वो सेट खुद तो अपना सबसेट होता ही है, लेकिन इसके अलावा इसके और कोई सबसेट बनेंगे नहीं, आप देखो, क्योंकि सिंगल ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके दो ही सबसेट आ रहे हैं, एक 5 एक a। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप 5 लिख रहे हैं, 5 का मतलब सिंपली खाली ब्रैकेट होता है। 5 को आप कभी भी ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, ये खाली नहीं होगा, इसमें इसमें फर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सबसेट हो गया। ऐसे 1 2 3 का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वाले का पार्ट का हम देख लेते हैं, ए बी। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 और ये सेट खुद तो होगा ही होगा जैसे मैंने बताया था। बाकी क्या हो सकता है, एक ए हो सकता है, एक बी हो सकता है। बस उस फॉर्मूले को आप ध्यान दीजिएगा कि 2 की पावर n, 2 की पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 की पावर 1 हो रहे थे तो 2 ही आ रहे हैं, देखो। अब ऐसे ही लास्ट वाला हम देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसका 5 है। 5 तो मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, यानी कि इसमें सिर्फ इसका सबसेट 5 आएगा, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं, राइट। तो इस तरीके से आपने इसको भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आप कह रहे हैं कि PA, अगर A इक्वल्स टू 5 है तो PA के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि घात समुच्चय जो आपका है PA, उसके अंदर कितने अवयव होंगे अगर A बराबर 5 है। तो बताओ कितने होंगे। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 की पावर n, तो यहाँ पे 5 मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो 2 की पावर 0 तो क्या हो गया, 1। तो खाली इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा जो कि जो एक ही एलिमेंट होगा जो कि खुद ही 5 होगा, बस और कुछ भी नहीं होगा, यानी कि PA भी क्या होगा आपका, खाली 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, राइट। तो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि PA के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो खाली एक ही एलिमेंट आपका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पार्ट हम कर लेते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लेती हूँ मैं, सेकंड 2 आप खुद कर लेना। इसमें क्या दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R और -4 x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। आपको इसको वर्ग अंतराल की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि हमें सारणीबद्ध रूप में इसको लिखना है, जैसे मैंने बताया था। तो कैसे लिखोगे, देखो 4 की तरफ 4 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट बनाएंगे आप, और यहाँ पे 6 इंक्लूड है तो क्लोज बना देंगे। बस आपको यहाँ यही ध्यान देना है कि अगर इक्वल टू होगा जिस तरफ, उस तरफ तो आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, जिस तरफ इक्वल टू नहीं होगा उस तरफ राउंड ब्रैकेट या फिर उल्टा ऐसा बनाएंगे, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। ऐसे सेकंड पार्ट भी हम इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है x such that x belongs to R, जहां 12 से बड़ा है x, लेस देन है -10 के। अब देखो यहाँ इक्वल टू कहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -12 ओपन यानी कि राउंड ब्रैकेट बनाएंगे आप, और -10। इस तरीके से आप बचे हुए 2 पार्ट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हम देख लेते हैं, उसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं, बाकी आप 2 खुद कीजिएगा एज ए प्रैक्टिस, राइट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब कुछ 0 है, देखने में तो बड़ा आसान लगता है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं क्या दिया गया है, -3, 0 आपको दिया गया है। तो इसको आप कैसे उस फॉर्म में लिखेंगे, देखो जैसे अभी हमने लिखा ही था, आप कैसे लिखोगे, x such that x belongs to R। x एक वास्तविक संख्या है, लेकिन x क्या होगा, -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, इक्वल टू कहीं नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट कहीं नहीं है, राइट। सेकंड पार्ट भी आप इसका देख लीजिए, 6 to 12 है, आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट बने हुए हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R। x एक वास्तविक संख्या है, किस तरीके की वास्तविक संख्या है कि x जो है बड़ा बराबर 6 के होगा, क्योंकि 6 भी इंक्लूड हो चुका है, और छोटा बराबर होगा 12 के। तो इस तरीके से आपने सेकंड पार्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप थर्ड और फोर्थ भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें साप्ताहिक समुच्चय आपको बताना है, जबकि कि उसने दो उसके लिए सेट्स के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला इसमें दिया गया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सारे के सारे जो आपके समकोण त्रिभुज है उनका सेट। तो उसके लिए आप क्या बताओगे, बताओ यूनिवर्सल सेट।
सारे के सारे समकोण त्रिभुजों के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय राइट एंगल्स के लिए क्या होगा। देखो इस पे सपोज इस बोर्ड को ही हम ले लें तो इसमें हम कितने राइट एंगल बना सकते हैं, इन्फिनिट बना सकते हैं। लेकिन हम इसमें ट्राइंगल टोटल कितने बना सकते हैं, वो भी इन्फिनिट बना सकते हैं। तो अगर हम सारे के सारे ट्राइंगल जो भी हम इसके ऊपर बना सकते हैं उनको ले लें तो उसी के अंदर तो वो ट्राइंगल भी आएंगे जो समकोण होंगे या फिर राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। तो इसके लिए आप जो यूनिवर्सल सेट ले सकते हो वो ले सकते हो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स या फिर सारे के सारे त्रिभुजों का समुच्चय। और दूसरा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो उसके लिए भी यूनिवर्सल सेट यही आ जाएगा, सारे के सारे त्रिभुज जो हम इस प्लेन के ऊपर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, गिवन द सेट ए, एक सेट, इसमें 3 सेट एक्चुअली आपको दिए गए हैं ए बी सी, और ये कह रहा है इनमें से जो दिए गए और बाकी सेट से इनमें से आप किसको एज अ यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे। जबकि ए इक्वल्स टू आपको दिया गया है 1 3 5 और यहाँ पे बी इक्वल्स टू दिया गया है 2 4 6 एंड सी इक्वल्स टू आपको दिया गया है 0 2 4 6 8, राइट, कॉमन। अब आपको जैसा मालूम है अगर इन सेट्स की बात हो रही है तो यूनिवर्सल सेट जो भी हमारा होगा उसके अंदर ये सारे के सारे सेट्स जो हैं इसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो अगर आप पहला पार्ट इसका देखो तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 तो आ रहा है लेकिन 8 हमारा छूट जा रहा है, तो ये पहला वाला पार्ट इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। सेकंड में ये कह रहा है 5 मतलब कुछ भी नहीं है तो वो तो यूनिवर्सल सेट हो ही नहीं सकता है। थर्ड पार्ट आप देखो, थर्ड पार्ट में क्या है इसका, थर्ड पार्ट में क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे आ जा रहे हैं। आप देखो 1 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, 5 भी यहाँ है, 2 यहाँ है प्रेजेंट, 4 भी यहाँ है, 6 भी यहाँ है, 0 भी यहाँ प्रेजेंट है, 2 भी यहाँ प्रेजेंट है, 4 भी यहाँ प्रेजेंट है, 6 भी यहाँ प्रेजेंट है और 8 भी यहाँ प्रेजेंट है। तो यानी कि इन तीनों सेट्स के लिए हम इसको एज अ यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे इसमें समाहित हैं। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व की है 1.3। जो क्वेश्चंस जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए उनको एज अ प्रैक्टिस आपको करना है, जहां प्रॉब्लम आई आपको पूछना है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम्स की हेल्प से कैसे सेट को पढ़ना है ये सीखेंगे। थैंक यू।